हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अपने नए टॉपिक की, जिसका नाम है स्टेट ऑफ सिस्टम। ओके। तो बेसिकली बच्चों, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरी स्टेट को कौन डिफाइन कर रहा है? टाइम और पोजिशन। क्लियर है? तो टाइम सबके लिए चेंज हो रहा है। अब एक बात बताओ कि अभी मैं इस किसी स्टेट में खड़ा हूँ, तो मेरे लिए कुछ फिक्स है, कुछ मेरी पोजीशन कुछ और है। जैसे मैं अपना स्टेट, अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा आगे आ रहा हूँ, तो क्या मेरा पोजीशन चेंज हो गया? तो मैं किसी अनदर पोजीशन, मेरे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू कुछ और है। यानी आप ऐसे समझो कि हमारे रिस्पेक्ट में टाइम और पोजीशन एक स्टेट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। टाइम तो नो डाउट सबके लिए, सब सिस्टम के लिए टाइम चेंज हो रहा है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, और तो हम क्या हम कहेंगे कि हम एक फिक्स स्टेट में हैं। जैसे किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम अपनी स्टेट को चेंज कर दे रहे हैं, वो भी तो फिक्स वैल्यू आएगी, तो हम ये बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर दूसरे स्टेट में है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह बेटा, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जब हम किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली हमें 4 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है अमाउंट ऑफ गैस की। इस अमाउंट ऑफ गैस को आप मास बोल लो, मोल बोल लो, ठीक है। इसके अलावा और कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम बेसिकली इन्हीं 4 के बारे में बात करते हैं। जैसे आप समझो कि हमारे पास कोई गैस है, ठीक है। इस गैस का प्रेशर सपोज दैट मान लो 2 atm है। इस गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। इस गैस का वॉल्यूम 5 लीटर है। मोल्स मान लो इसका 3 है। इसको कोरिलेट करने की कोशिश मत करना, हम एक आर्बिट्री वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो देखो, ये जो ये हमारा मान लेते हैं स्टेट 1 है हमारा। तो आप ये बताओ कि हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारे स्टेट वेरिएबल है, इनकी एक फिक्स वैल्यू है। तो ये हमारा पर्टिकुलर सिस्टम जो है एक फिक्स स्टेट में है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर हम इसमें से किसी भी एक की वैल्यू चेंज कर दें, ठीक है, किसी भी एक या एक से ज्यादा की भी वैल्यू अगर हम चेंज कर दे रहे हैं, सपोज मान लो हमने प्रेशर को ही क्या कर दिया, 4 atm कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर वही का वही रहने दिया 27 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम को हमने 5 लीटर रहने दिया, और मोल्स जो 3 है हमने 3 रहने दिया। तो अब हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है किसी अनदर स्टेट में चला गया, लेकिन यहां पर भी तो इनके वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स है, फिक्स है ना। तो ये हमारा किस स्टेट में है, स्टेट 2। यानी बेसिकली बेटा, स्टेट वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बेटा, दीज आर द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल की सहायता से बेटा हम स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो किसी भी गैस के लिए स्टेट वेरिएबल कितने होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस। इसके अलावा एंथैल्पी भी होता है, ढेर सारी चीजें होती है, लेकिन हम बेसिकली इन्हीं के बारे में बात करते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो स्टेट वेरिएबल क्या होता है? स्टेट वेरिएबल वो फिनोमिनन होता है, वो चीज होता है जिससे हम किसी भी गैस की स्टेट को बताते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम इसके बाद बात करते हैं बेटा इस स्टेट फंक्शन की। इसको विलेज कर देना है। आई होप आप स्टेट वेरिएबल्स के बारे में समझ चुके होंगे। आप इसका डिफिनीशन मैं बोल दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। दीज आर द थर्मोडायनामिक फंक्शन विच आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, दीज आर द वेरिएबल्स which are used to define the state of system. For any gas, we use mainly 4 state variables. That is pressure, volume, temperature and amount of gas. बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हाँ, यहाँ पे आप ये बात तुमने आपसे डिस्कस कर ही लिया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब इनकी वैल्यू फिक्स होगी तो हम बोलेंगे किसी फिक्स स्टेट में है। क्लियर है? जब इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अनदर वैल्यू जो चेंज हो जाएगी तो उन्हें चेंज स्टेट बोलेंगे, लेकिन वहां पे भी वैल्यू क्या होगी, नो डाउट फिक्स ही होगी। ये इस स्टेट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। आई होप आपको क्लियरिटी बन गई होगी। अब एक नए टॉपिक की बात करते हैं, इसी में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट फंक्शन की।
स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, आपको ये लग रहा होगा बेटा कि स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन दोनों अलग अलग चीज है, तो ऐसी बात नहीं है। स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आपको स्टेट फंक्शन समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से आपको इसको समझाना चाहूंगा, आप इसको मोर इजिली आप इसको समझ सकेंगे। अब जैसे बताओ कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट क्या है बेटा बी है, क्लियर है। आपको ए से बी तक जाना है, तो आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो। यानी बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ आप तो समझ गए होंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो इनिशियल एंड फाइनल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्टेंस क्या होता है, उनके पथ पे डिपेंड करता है। आई थिंक आप ये फिजिक्स में इतना तो पढ़े होंगे। तो स्टेट फंक्शन हम उसे कहते हैं बेटा जो कि इनिशियल एंड फाइनल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये पथ पे डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि दीज आर द थर्मोडायनामिक फंक्शन whose value depends upon only the state of system and it is independent on the path followed to attain the state of system। यानी ये केवल इनके ये पथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये पथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात आपको जानना चाहिए। और ये क्या होता है कि जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल की पॉइंट पे डिपेंड करती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है तो आप इधर से भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, क्लियर है। डिस्टेंस सबका अलग अलग आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। अब स्टेट फंक्शन तो हमने क्या बताया, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में डिपेंड करती है। तो इनिशियल अगर मान लो हमको लिखना हुआ डेल्टा ए, सपोज दैट, तो डेल्टा ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, किसी के लिए भी बात कर लें, ए किसी का भी अगर हमको स्टेट फंक्शन पता करना हो तो हम उसके इनिशियल एंड फाइनल हमको पता होगा तो हम उसका उस पर्टिकुलर चीज का हम स्टेट फंक्शन ऑब्टेन कर लेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं बेटा, आप इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल होते हैं इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, क्लियर है। और हम गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को बेटा हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कई सारे होते हैं। तो अभी स्टेट फंक्शन में एक दो चीजें अभी आप और सीखिए, इरेज कर दें, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो इसको इरेज कर देना। चलिए, किसी भी क्लोज साइकिल के लिए, किसी भी क्लोज साइकिल के लिए स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। बात समझ ध्यान रखना कैसे होगी बता रहा है, ठीक है। ये क्लोज साइकिल कोई सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इनिशियल एंड फाइनल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सपोज दैट आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलते गए, यहां से चलते गए, फिर तो आप यहीं पे आगे पहुंच गए, तो इस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ओवरऑल चेंज, ओवरऑल चेंज इन स्टेट फंक्शन, इन स्टेट फंक्शन, इन स्टेट फंक्शन in a cyclic process, in a cyclic process is equal to जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल की वैल्यू, इनिशियल स्टेट की वैल्यू और फाइनल स्टेट की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में इस लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, तो ओवरऑल चेंज इन स्टेट फंक्शन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, इसको अगर हम देखो ऐसे समझो, मैथमेटिकल टर्म की बात करने जा रहे हैं, यहां से यहां गए तो कुछ चेंज हुआ, यहां से गए तो कुछ चेंज, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए तो चेंज होता गया। तो हम क्या करते हैं, इनको इंटीग्रेट करते हैं। तो
इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी, और ये ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो अगर हमको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना हुआ इस चीज को, जैसे हम मान लेते हैं x हमारा क्या है, कोई एक स्टेट फंक्शन है, x क्या है हमारा स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अगर हम किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसको डिफाइन करें तो हम ये लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, और इसमें अगर मैंने सर्कल लगा दिया बेटा तो ये हो गया क्लोज साइकिल इंटीग्रेशन। बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई वालों, आप थोड़े पैनिक हो जाते हैं मैथ्स के नाम पे। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसमें हमने सर्कल बना दिया, इसका मतलब क्या हो, क्लोज साइकिल इंटीग्रेशन है, ठीक है। क्लोज साइकिल इंटीग्रेशन, ये dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम आ गया कि सर ये dx क्या है, आई प्रॉब्लम की नहीं आई प्रॉब्लम, बेशक आ सकती है आपके लिए प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। एक्स स्टेट फंक्शन जो dA होता है बेटा वो स्मॉल चेंज को बताता है, क्या बताता है, स्मॉल चेंज को बताता है। हमने आपको यही बताया ना कि यहां से यहां पे आएंगे तो कुछ चेंज होगा, यहां से यहां आएंगे तो कुछ चेंज तो चेंज होता जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हम उन सारे छोटे छोटे स्मॉल चेंज को ऐड करें, इंटीग्रेशन, आप ऐसे याद रखिए, इंटीग्रेशन यानी हम क्या कर रहे हैं, क्लब कर रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल जब हम इस पथ को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ओवरऑल सारी वैल्यू कुछ ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, याद रखेंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए, बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल जो हमने अभी आपको बताया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, उसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, जिनका नाम है पाथ फंक्शन, इरेज कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा पाथ फंक्शन, वही अब डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए आप, ठीक है। पाथ फंक्शन यानी अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी बेटा, पाथ पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड करेगी। दीज आर द थर्मोडायनामिक फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। These are the thermodynamic function which values depends upon the path followed to change the state of system। इसे क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, पथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं बेटा, ये होता है हीट एंड वर्क, क्या होते हैं, हीट एंड वर्क होता है, क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो ये हमारा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, पथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कोई हमारा गैस स्टेट 1 पे है, कोई यहाँ पे है स्टेट 2 पे है। सपोज दैट ए से बी जाने में 500 जूल एनर्जी खर्च हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब एक बात बताओ, यहां से जाने में कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी, फिर यहां से कुछ खर्च हुआ था, तो इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। हाँ, ओवरऑल जब हम इनको क्लब करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 500 के बराबर आएगी। ये बात एकदम पकड़ के रखना, हमने जो अभी बताया ए से बी जाने में इनकी वैल्यू कई बहुत सारी हो सकती है, इनको हम इनफाइनाइट इनडेफिनिट वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। और उन सारी वैल्यूज को हम क्लब करेंगे, ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, नो डाउट 500 के बराबर आ जाएगा। फिर से समझो बात को, हमने ये कहा चलो ए से बी तक जाने में इस पथ से क्या हुआ, 500 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। तो यहां से इस पॉइंट ए से मान लो यहाँ पे सी पॉइंट है, यहां जाने पे मान लो 10 जूल खर्च हो रहा है, यहाँ सी से मान लो डी जाने में 5 जूल खर्च हो रहा है। तो इसी तरह इनके बीच में क्या हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो 500 के बराबर होगी, इसे याद रखना। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं, और इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो क्योंकि आगे काम देगा आपके। चलो जैसे हमने ये बताया कि H यानी इंथैल्पी हमारा क्या है, इंथैल्पी है, हमने भी बताया इंथैल्पी हमारा एक स्टेट फंक्शन है, हमने ये बताया इंथैल्पी है हमारा स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ अब, ठीक है, हम अगर DH लिख दें तो क्या मतलब हुआ, DH का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ H यानी इंथैल्पी। DH का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन
चेंज इन वैल्यू ऑफ एच, एच का मतलब एथर, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर हम इस स्मॉल चेंज है, तुमको ओवरऑल चेंज चाहिए